मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या क्या कारण से हो सकता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, बोलो। पहला राइट, तो पहला पॉइंट लेते हैं, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या है? बी। अगर बी का चेंज होता है तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि फाई को हम लिखते हैं डी बी, फाई इज बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी जो है वो हो जाएगा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डी बी बाई डी टी, दैट इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ऐसे ये डी बी बाई डी टी कब एग्जिस्ट करेगा? कब हम फाई को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे? when b is time dependent, b is time dependent। कैसे है इसका मतलब? टाइम डिपेंडेंट कहने का मतलब क्या पता चल रहा है? जैसे कि मान लो मैं एक कंडीशन लिया, एक केस लिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। इससे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो एरिया वेक्टर का है। ठीक है, लेट दिस इज बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सच दैट जो एरिया वेक्टर है ए वो भी उसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ जो है मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी, वो मान लो दिया है बी नॉट इंटू 1 प्लस टी। समझ में आया? अब मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम डिपेंडेंट होगा तभी तो उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं? अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा तो मैथमेटिकली हाउ कैन वी डिफरेंशिएट मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम? नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब जैसे ये वाला केस अगर है, यहाँ अगर मैं डी बी बाई डी टी निकालूं तो देखो ये क्या आएगा, डी बी बाई डी टी, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो वो बी नॉट आएगा ना, एक तो बी नॉट इंटू 1 उसका 0 हो जाएगा, बी नॉट इंटू टी का वैल्यू बी नॉट होगा, हाँ या ना? तो यानी कि डी बी बाई डी टी, ठीक है, तो डी बी बाई डी टी इंटू ए इंटू कॉस थीटा ये कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन बी इज टाइम डिपेंडेंट। अब उसमें दो बात है, अगर मान लो जनरली बी अगर 1 डिग्री टाइम रिलेशन है, मतलब टाइम से लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी टाइम वाला टी वाला टर्म का पावर अगर 1 है तो उसका डेरिवेटिव जैसे यहाँ आया वो कांस्टेंट होगा, हाँ या ना? लेकिन जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम डिपेंडेंट है वो टाइम के साथ लीनियरली रिलेट करेगा, वैसा ही रहेगा, जरूरी तो नहीं है ना। वो सेकेंड डिग्री रिलेशन पे भी तो रह सकता है। अगर वो सेकेंड डिग्री रिलेशन पे रहेगा तो फिर डी बी बाई डी टी भी टी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम जानते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का कि हर एक स्टेप को डिफरेंशिएट करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का, तो डिफरेंशिएशन होने के बाद हमको नेक्स्ट लेवल का डेरिवेटिव मिलता है, सेकेंड डिग्री का डेरिवेटिव लीनियर का डेरिवेटिव कांस्टेंट, है कि नहीं? तो यहाँ फिर हम दो बात लिख सकते हैं कि ये जो डी फाई बाई डी टी है, यहाँ जो डी फाई बाई डी टी है, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ डी बी बाई डी टी इज कांस्टेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर कांस्टेंट होगा तभी जाके मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है वो कांस्टेंट होगा। समझ में आया कि नहीं? सेकेंड बात हो जाएगा डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू वेरिएबल इफ
dB by dt is variable, हाँ या ना? तो डी फाई बाई डी टी वेरिएबल तब होगा जब डी वी बाई डी टी वेरिएबल होगा। क्लियर है? अब कब कांस्टेंट होगा, कब वेरिएबल होगा, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो एक और एग्जांपल देख लो। अगर मान लो b इज इक्वल टू बी नॉट इन टू वन प्लस टी स्क्वायर है मान लो, तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी टी, तो अब ये हो जाएगा मेरा टू बी नॉट इन टू टी, है ना? तो अब ये टाइम डिपेंडेंट है डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी वेरिएबल हो गया, तो डी फाई बाई डी टी भी वेरिएबल होगा। अब देखो, अब है क्या, अब है कि ये जो डी फाई बाई डी टी है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स that is d phi by dt will create induced EMF, ठीक है, will create induced EMF, that is स्मॉल ई, जिसको कि हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये स्मॉल ई, ये होगा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स, ये माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। Negative sign shows that the induced EMF will oppose the reason, will oppose the reason of its creation, ठीक है। and this induced EMF and this induced EMF will exist so long as the change of flux takes place। समझ में आया? जब तक चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तब तक ही इंड्यूस्ड ईएमएफ का एग्जिस्टेंस रहेगा। द मोमेंट वी कैन सी द चेंज ऑफ फ्लक्स is switched off, the moment induced EMF will also disappear, ठीक है। अब सवाल है ये induced EMF जो है ये क्या है? हम लोग कह सकते हैं this induced EMF is apparent potential difference, ठीक है। ये एक apparent potential difference है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो जैसे कि मैंने ड्रॉ किया था, ये एक लूप है, लूप के थ्रू मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर मान लो
ये है, दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अगर जैसे मैंने कहा कि B इक्वल टू अगर बी नॉट इंटू 1+T है, मतलब कहने का मतलब है B इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में dV/dt बनेगा जो कि कांस्टेंट होगा। तो दैट मीन्स अगर देखो B का जो गिवन मैथमेटिकल फंक्शन है ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ से एज पर दिस मैथमेटिकल इक्वेशन जो डिपेंडिंग टर्म जो डिपेंडिंग रिलेशन दिया है उससे मैं ये लिख सकता हूँ ना, दिस इम्प्लाइज दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस external magnetic field is increasing with time, हाँ या ना। तो टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप अपवर्ड जा रहा है अकॉर्डिंग टू आवर ड्राइंग, ठीक है। तो कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करना, काउंटर करना। तो चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या है, ये जो गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस ये तो चेंज नहीं हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है क्या लूप का, नहीं चेंज हो रहा। तो थ्रू द लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड जा रहा है तो उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। मान लो किसी एक समय 100 फ्लक्स है, 110, देन 120, 140, एक सर्टेन टाइम में लगा दिख रहा है कि जो चूंकि dV/dt कांस्टेंट आएगा तो जो चेंज ऑफ फ्लक्स है पर यूनिट टाइम वो यूनिफॉर्म है। मान लो हर एक सेकेंड में 10 लाइंस इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा ये किस तरह ऑपरेट करेगा, देखो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी मैंने क्या कहा कि वो अपोज करेगा। अच्छा, चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, बी इंक्रीज कर रहा है करके। तो ये बी का बढ़ने का जो कॉज है वो तो एक्सटर्नल है, उसको तो रोका नहीं जा सकता है। तब ये क्या करेगा, मान लो ये पूरे लूप में हम 2 पॉइंट लूप में मार्क कर सकते हैं, कहीं भी 2 पॉइंट मार्क कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट मान लो एक P1 दूसरा P2, ये कहीं भी मार्क कर सकते हो। ये वैसा 2 पॉइंट है जिस दोनों पॉइंट के अक्रॉस हम उस अपरेंट वोल्टेज को, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या है, अपरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस को कोई भी 2 पॉइंट के अक्रॉस बनते देखेंगे, ताकि हम जैसे जनरल सर्किट में क्या करते हैं, क्लोज सर्किट का मतलब क्या समझते हैं, सर्किट का 2 पॉइंट में एक लार्जर लाइन और एक स्मॉलर लाइन ड्रॉ करके 2 टर्मिनल्स बताते हैं ना बैटरी का, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ भी कुछ उसी तरह का काम होगा। ये जो 2 पॉइंट मैंने मार्क किया P1 P2, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो न्यूमेरिकली वो E है, स्मॉल ई। वो क्या है, नथिंग बट अदर देन अ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा, एक वोल्टेज बनने के बाद वो इस लूप में एक करंट बनाएगा। ये जो लूप है, लूप में एक एडिशनल करंट बनाएगा। कौन बनाएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा। किस कारण से बनाएगा, ये जो बी जो ऊपर जा रहा है उसको तो रोक नहीं पा रहा है, तो उसको रोकने का उपाय है कि अगर मान लो पर सेकेंड थ्रू द लूप ऊपर जाने वाला, अगर पर सेकेंड वो लाइन 10 इन नंबर्स है, एक सोचने के लिए 10 इन नंबर्स है, पर सेकेंड में 10 नया लाइन बन रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है, एक समय 100, देन 110, 102। तो पर सेकेंड में जो ऊपर 10 लाइन बढ़ रहा है ना, तो अगर उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में पर सेकेंड अगर 10 लाइंस बना दिया जाए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो इंक्रीमेंट को काउंटर किया जाएगा कि नहीं। गॉट द मेथड। तो तुम क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे केस में कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन उसी आधार पर तय होगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाना। किस डायरेक्शन में, एग्जिस्टिंग लाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर थ्रू द लूप अपवर्ड अगर हम लाइन बना रहे हैं तो थ्रू द लूप मेरे को डाउनवर्ड लाइन बनाना है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे
कि इस चीज को अगर ऐसे, मतलब ये डायग्राम में अगर नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो मैं लूप को अगर ऑन द बोर्ड ले लूं, लूप को अगर मान लो ऑन द बोर्ड ले लूं, और ये जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कुछ इस तरह का मैं काउंट कर लूं, जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? ये इनवर्ड है एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, एग्जिस्टिंग लाइंस ऑफ फोर्सेस, समझ में आ रहा है, जो कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एग्जिस्टिंग लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कि गोइंग इनवर्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इसको काउंटर करना है तो हमको क्या करना होगा? न्यू लाइंस ऑफ फोर्सेस टू बी प्रोड्यूस्ड आउटवर्ड, बिल्कुल सही। तो न्यू लाइंस ऑफ फोर्सेस, न्यू लाइंस ऑफ फोर्सेस नीड टू बी प्रोड्यूस्ड आउटवर्ड। हम ऐसे आउटवर्ड लाइंस ऑफ फोर्स बनाएंगे तो इनवर्ड इंक्रीजिंग लाइन पर यूनिट टाइम को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, हाँ या ना? तो ये जो डायरेक्शन है ये है न्यू लाइंस ऑफ फोर्सेस, न्यू लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट टू काउंटर बैलेंस, है ना? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू काउंटर बैलेंस द चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? শুভাঙ্গী, প্রিয়াংশু, দেবদত্ত, বুঝতে পারছো? To counter the increasing inward magnetic lines of force, induced current need to produce आउटवर्ड लाइंस, ताकि अंदर बनने वाला जो इंक्रीजिंग लाइंस है पर सेकेंड, उतना ही लाइंस अगर बाहर बना दिया जाए तो चेंज ऑफ फ्लक्स को काउंटर कर दिया जाएगा। सो टू क्रिएट आउटवर्ड लाइंस, हम लोगों का जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नॉलेज है उससे हम कह सकते हैं ना, आउटवर्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाने के लिए व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ करंट इन द सर्कुलर लूप? सर्कुलर लूप में ऑर्डर ऑफ करंट क्या होना चाहिए टू प्रोड्यूस आउटवर्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? एंटी क्लॉकवाइज। हमको जो इंड्यूस्ड करंट इसमें आई इंड्यूस्ड जो बनाना है वो इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में रन करना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में रन करेगा तब न्यू लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आएगा कि नहीं, हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि मैं अगर कहीं भी 2 पॉइंट मार्क करता हूं टू रिप्रेजेंट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, एन अपरेंट पोजीशन ऑफ अ बैटरी, ठीक है। मान लो इस तरह सर्किट में पूछा जाता है कि कोई 2 पॉइंट मार्क कर देगा, नेम कर देगा, मान लो P1 P2। अब तुमको पूछेगा कि बताओ ये P1 P2 में कौन हायर वोल्टेज का पॉइंट है, या तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट का ऑर्डर पूछेगा इस तरह का सिचुएशन डाल के, या तुमको पूछेगा कि 2 पॉइंट मार्क कर देगा और कहेगा कि बताओ विच पॉइंट इज हायर वोल्टेज, विच पॉइंट इज लोअर वोल्टेज। तो कोई भी 2 पॉइंट को, एडजेसेंट 2 पॉइंट को मार्क करने का मतलब है एक पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एज आई एम गेटिंग द requirement of the I induced in anti-clockwise order, so this gives me an idea कि P1 पे पॉजिटिव टर्मिनल, P2 पे नेगेटिव टर्मिनल बनना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? So this suggests me that induced current must be anti-clockwise, induced current must be anti-clockwise, एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ इस सिचुएशन में, ऐसा नहीं कि बोल देना बाद में कि नहीं आप तो लिखा है तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा होता है। एंटी क्लॉकवाइज इन गिवन सिचुएशन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंड पोटेंशियल ऑफ P1 इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट P2। समझ में आया कि नहीं आया? ये हुआ
ये हुआ जब हमने गिवन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इनवर्ड इंक्रीजिंग लिया था, ठीक है। इसी का अगर मैं ये केस 1 पॉइंट के बीच में पोलैरिटी डिफरेंस के बारे में आर्गुमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ कि आइदर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो या डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब भी चेंज होगा उसके वजह से जो न्यू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा उसका डायरेक्शन चेंज ऑफ फ्लक्स, जो चेंज ऑफ फ्लक्स है उसको कवर अप करेगा ताकि फ्लक्स का वैल्यू हर समय सेम रहे। गॉट माई पॉइंट? ये हुआ 3 पॉसिबल वे में एक तरीका मैग्नेटिक फील्ड के वजह से सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स होने का। क्लियर है कि नहीं है? सबको समझ में आया?